जब किसी ऑब्जेक्ट पर या सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम का जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है, व्हेन नेट फोर्स ऑन ए बॉडी becomes zero, then the body is said to be in state of equilibrium. State of इक्विलिब्रियम है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब उस पर हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा तो कहा जाता है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। ये जो सिंबल लगा रहे हैं हम लोग, सिग्मा कहते हैं इसको। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं सबका वेक्टर सम 0 करना है। उसी तरह से वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम 0 करना है। उसी तरह से जेड डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम भी 0 करना है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तब कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अब जो इक्विलिब्रियम होता है वो दो टाइप का होता है। जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो और बॉडी स्टेशनरी हो, तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। When a body in equilibrium is stationary, the equilibrium is called स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहता है ना। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन है उसको ऐसे कहेंगे, व्हेन ए बॉडी in equilibrium is in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। हालांकि दोनों ही इक्विलिब्रियम में ये नेट फोर्स वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, अब जो इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के कुछ फिक्स्ड मेथड होता है, कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं। वो मेथड हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए पहले हम लोग ये जानते हैं कि उनको एक्सिस कैसे सिलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस सिलेक्ट करना होता है। ठीक, तो सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि एक्स वाई एक्सिस जो है वो किस टाइप से हम लोग सेलेक्ट करें।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नॉर्मल है तो नॉर्मल केसेस में हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हो, है ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हो, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक्स वाई एक्सिस जो है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, दोनों में जो आसान लगता हो उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बस कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सेलेक्ट करें उसमें कम से कम फोर्सेज को रिजोल्व करने की ज़रूरत पड़े, ये हमें ध्यान रखना चाहिए बस। ठीक, तो अब आते हैं स्टेप्स को, कि स्टेप्स को जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो स्टेप्स यूज्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम्स based on the concept of इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनेंगे। चूज a suitable coordinate system, अब सुटेबल का मतलब हुआ जैसे इंक्लाइन प्लेन पर हो, तो दूसरा जो केस बताया हमने कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, और दूसरे केसेस में हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है उसमें हम लोग फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व द फोर्सेस along x and y एक्सिस और डायरेक्शन। तो रिजोल्व करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन फोर्सेस को रिजोल्व करना चाहिए जो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, जो कहीं बीच में है। जो फोर्सेस पहले से एक्स वाई डायरेक्शन में है उनको रिजोल्व नहीं करना चाहिए। जो फोर्सेस एक्स वाई डायरेक्शन में नहीं है उनको रिजोल्व करके एक्स और वाई डायरेक्शन में ले आते हैं। ठीक, इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है पुट सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2 डायमेंशनल होते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 से ही काम चल जाएगा। अगर ज़रूरी हो तो सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0 भी करेंगे, है ना। एंड सोल्व ऑल द इक्वेशंस। अब जितने भी इक्वेशंस होंगे, जैसे इसमें 3 इक्वेशन दिख रहे हैं, इनको सोल्व करेंगे फॉर अननोन्स। जो भी अननोन वैल्यू पूछा जाएगा उनके लिए इनको सोल्व करेंगे। ठीक, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। ये छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं जिसका मास है 10 kg। ठीक, और एक स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है और ये जो है एक फिक्स्ड सपोर्ट से अटैच्ड है। ये इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन मान लेते हैं, हमें दिया गया है 30 डिग्री। ठीक, तो पता करना है फाइंड
tension in string and normal force between inclined plane and block if block is at rest। ये जो है, जो इंक्लाइन प्लेन है, ये स्मूथ दिया हुआ है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो जैसा कि हमें कहा गया है यहाँ पर कि पहले हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर है उसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। जैसे ये हो गया वाई एक्सिस और इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में, पहला कंप्लीट करने के बाद सेकेंड स्टेप में कहा गया ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखेंगे कि इस पर एक फोर्स आएगा, इसका वेट mg यानी कि 10g, एक फोर्स आएगा इस पर टेंशन T, और एक फोर्स आएगा इस पर नॉर्मल, है ना। नॉर्मल फोर्स ऐसे इधर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा और सिंपल दिखने के लिए हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि जो ब्लॉक है उसको एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं, है ना। अगर इसको एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इधर आएगा टेंशन T, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा नॉर्मल, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा mg जो कि 10g या 100 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो चूंकि हमने अब x डायरेक्शन इधर लिया है पैरेलल और y डायरेक्शन लिया है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और थर्ड पॉइंट कहा गया कि रिजोल्व द फोर्सेज अलोंग x एंड y डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेज को हमें रिजोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो रिजोल्व करने के लिए खास बात हमें ये ध्यान रखना है, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि उस फोर्स को रिजोल्व करना चाहिए जो x और y डायरेक्शन में नहीं हो, है ना। जैसे देखेंगे जो टेंशन है वो पहले से x एक्सिस के अलोंग है, उसको रिजोल्व नहीं करेंगे। जो नॉर्मल है वो पहले से ही y डायरेक्शन में है, उसको रिजोल्व नहीं करेंगे। लेकिन ये 100 न्यूटन यानी mg ऐसा फोर्स है जो ना x डायरेक्शन में है ना y डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको रिजोल्व करके x और y डायरेक्शन में लाया जाता है। इसको रिजोल्व करके इधर x और y डायरेक्शन में लाया जाता है। ठीक, तो अब इसके लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला जो एंगल है ये आएगा 30 डिग्री। कैसे आएगा, आप यहाँ पर एक डायग्राम से समझें कि ये जो है ये अपना इंक्लाइन प्लेन है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है। तो और ये हो गया ब्लॉक। यहाँ पर ये जो mg है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक, ये है वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर एक हम लोग इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ठीक, इस नॉर्मल और वर्टिकल जो लाइन है इनके बीच का एंगल हमें पता करना है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये एंगल अगर थीटा हो तो ये एंगल जो है वो 90 है, क्योंकि जो बेस है ट्रायंगल का इंक्लाइन प्लेन का बेस तो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो ये 90 हो गया। फिर ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखेंगे कि ये इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो टोटल एंगल होना चाहिए 90।
है ना, उसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा माइनस कर दें, ये 90 माइनस थीटा हटा देंगे, तो ये वाला एंगल जो है ये आ जाएगा थीटा, क्योंकि इसका और इसका दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक, तो ये वर्टिकल लाइन है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल और वर्टिकल के बीच का जो एंगल है वो हमेशा इंक्लिनेशन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है 30 डिग्री है, यहाँ पर देखेंगे ये वर्टिकल लाइन है, ये नॉर्मल है, तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे, जो कि थर्ड स्टेप में कहा गया है, रिजोल्व द फोर्सेज अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो 100 का कंपोनेंट इधर आएगा 100 cos 30 और इधर आएगा 100 sin 30। ठीक, अब फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप में कहा गया पुट सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, पुट सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स को हमें 0 करना है। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन जो है वो इधर है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे टेंशन है टी को पॉजिटिव लिखेंगे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 100 sin 30 जो है उसको निगेटिव लिखना पड़ेगा। 100 sin 30 निगेटिव लिखेंगे इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, तो इसको हमने 0 कर दिया। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आया वो आ गया 50 न्यूटन। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन किधर है, वाई डायरेक्शन है इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो नॉर्मल को हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, और उसका जस्ट अपोजिट कंपोनेंट आया है 100 cos 30 डिग्री। तो वाई के अपोजिट यानी निगेटिव वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको निगेटिव लेके लिखेंगे 100 cos 30 डिग्री, और ये भी 0 होना चाहिए क्योंकि कहा गया कि सिग्मा एफ वाई भी 0 करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एन का जो वैल्यू है ये आ गया 50√3। तो नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों ही फोर्स यहाँ से निकल गए। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा इस क्वेश्चन में, ये जो हमने अभी इस ट्रायंगल में सीखा कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वही एंगल नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच में होता है। इसको फिर से थोड़ा सा समराइज करते हैं, है ना। अब देखेंगे हमने यहाँ एक फिगर बनाया है। इस फिगर में एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका कि इंक्लिनेशन है थीटा। ये एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वर्टिकल लाइन, और ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर ये एंगल थीटा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एंगल 90 होगा, तो ये जो एंगल है ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा। ठीक, और चूंकि इंक्लाइन प्लेन और इस नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक, और यहाँ भी ये वाला एंगल होगा थीटा। तो हमने क्या देखा कि वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन प्लेन पर जो नॉर्मल है दोनों के बीच का एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड नॉर्मल टू
normal to the inclined plane is equal to the inclination of inclined plane। ठीक है, जो इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है थीटा, उसके इक्वल वर्टिकल लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार यूज में आएगा इस चैप्टर में, इसके आगे कई सारे चैप्टर्स में ये बार बार यूज में आता है। तो बार बार हमें एंगल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो बार बार हम लोग निकालेंगे नहीं, हम लोग याद रखेंगे और डायरेक्ट ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा लिख देंगे। ठीक, अब आते हैं कि एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दो प्लेन हैं, एक वर्टिकल प्लेन है और एक इंक्लाइन प्लेन है। इसमें एक स्फेयर है जिसका कि मास है 10 kg, है ना। हमें बताना है कि इस पर जो नॉर्मल फोर्सेज लग रहे होंगे उनकी वैल्यू बतानी है। फाइंड द नॉर्मल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्फेयर। ठीक, तो इसके लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम में क्या देखेंगे कि जो वर्टिकल प्लेन है, जो वर्टिकल वॉल है, वो एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा यहाँ से N1, जो कि इस स्फीयर के सेंटर से पास करेगा, है ना। और एक नॉर्मल फोर्स ये इंक्लाइन प्लेन लगाएगा, इसको N2 कह देते हैं, जो कि ये भी सेंटर से पास करेगा, क्योंकि जो रेडियल डायरेक्शन होता है वही परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। दूसरा फोर्स जो होगा वो आएगा नीचे की तरफ, इसका वेट 10g। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये तीन फोर्सेज एक्ट करेंगे इस स्फेयर के ऊपर। ठीक, अब हम चाहें तो इस बड़े से स्फेयर को एक छोटा सा पार्टिकल बना सकते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है हमारे लिए यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। जब साइज और शेप इम्पोर्टेंस नहीं रखता हो तो उसको एक पॉइंट मास में बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्फेयर के छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया, और इस पर जो फोर्सेज लग रहे होंगे, एक फोर्स जो है उसको हम लोग दिखा देंगे ऐसे, इधर लग रहा है N1 और एक फोर्स लग रहा है इधर N2 ऊपर की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 10g या 100 न्यूटन, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें एक्सिस सेलेक्ट करना होगा, x और y एक्सिस। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इधर x ले लेते हैं, इधर y ले लेते हैं, तो सिर्फ N2 को रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि N1 और 10g पहले से ही x और y के पैरेलल हैं। ठीक, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ऐसे हमने x ले लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस ले लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, हमें ये एंगल निकालना होगा। तो देखेंगे कि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल N2 और वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 37 डिग्री के इक्वल आएगा, है ना। जो अभी कॉन्सेप्ट हमने ऊपर सीखा है उसी को अप्लाई किया कि इस इंक्लाइन प्लेन पर जो नॉर्मल है और जो वर्टिकल लाइन है, दोनों के बीच का एंगल उसके इंक्लिनेशन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ नॉर्मल N2 जो है इसका इंक्लिनेशन है, और एक वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल इसका इंक्लिनेशन 37 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब N2 को रिजोल्व करेंगे। N2 का वैल्यू आएगा N2 साइन 37 डिग्री इधर, और इधर आएगा N2 कॉस 37 डिग्री। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 कर सकते हैं
और फिर नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0 कर सकते हैं। तो पहले y डायरेक्शन वाला फोर्स लिखते हैं। ऊपर की तरफ फोर्स है N2 cos 37 डिग्री और निगेटिव y डायरेक्शन में है फोर्स 10g या 100 और कुल मिलाकर के 0 है। ठीक है, तो N2 इंटू cos 37 को लिख सकते हैं 4/5 इज इक्वल टू 100, यानी N2 का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 500/4 यानी कि 125 न्यूटन। तो एक तो नॉर्मल निकल गया N2। ठीक, अब रह गया दूसरा नॉर्मल। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 को यूज करेंगे। x डायरेक्शन में ये फोर्स है और निगेटिव x डायरेक्शन में ये फोर्स है। तो लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि x डायरेक्शन में फोर्स आया है N2 साइन 37 डिग्री माइनस N1 इज इक्वल टू 0। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये है, हाँ ये है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि x डायरेक्शन में ये फोर्स है और निगेटिव डायरेक्शन में है N1। तो लिखेंगे N2 साइन 37 माइनस N1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने लिखा N2 साइन 37 माइनस N1 इज इक्वल टू 0। तो N2 साइन 37 इज इक्वल टू N1। डायरेक्ट भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि दोनों फोर्स इक्वल है। अब N2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, आया है 125 न्यूटन और साइन 37 होता है 3/5 इज इक्वल टू N1। ठीक, तो यहाँ से N1 का जो वैल्यू आया वो आ गया 75 न्यूटन। ठीक, तो इस स्फीयर पर लगने वाले दोनों नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकल गया। N2 का वैल्यू 125 और N1 का वैल्यू 75 है ना। N1 75 आया है और N2 का वैल्यू आया है 125 न्यूटन। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक छोटा सा यहाँ भी एक बॉल दिखाया गया है। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कि इंक्लिनेशन दिया गया है 30 डिग्री। ठीक, और ये एक रॉड है ना, ये एक रॉड है जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ठीक, तो हमें बताना है कि ये जो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे बॉल पर वो पता करना है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस एक्टिंग ऑन द बॉल if mass of ball is 10 kilogram and it is in equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग स्मूथ सरफेसेज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सारे स्मूथ सरफेसेज के बारे में बात करते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि इस पर दो तरह के नॉर्मल आएंगे। एक नॉर्मल तो आएगा यहाँ से, इस नॉर्मल को हम लोग कह सकते हैं N1, और एक नॉर्मल आएगा यहाँ से, इस नॉर्मल को हम लोग कह सकते हैं N2। दोनों ही इस बॉल के सेंटर से पास करेंगे और एक इसका खुद का वेट आएगा जो कि 10G होगा, है ना। अब जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं
चूँकि इस स्फीयर का, इस बॉल का साइज और शेप इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग एक छोटा सा पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो छोटा सा पार्टिकल मान लेते हैं कि ये छोटा सा पार्टिकल है, और एक्स वाई एक्सिस जो है ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ठीक। तो इसमें से 3 फोर्सेज हमें दिखाने हैं इस पर। तो एक N1 फोर्स जो लग रहा है वो हो जाएगा कुछ ऐसे लगेगा, ये यहाँ पर ये N1 फोर्स लगेगा। N1 और y क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है, तो N1 और वर्टिकल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा ये होना चाहिए 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभी जो थोड़ा देर पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि नॉर्मल और वर्टिकल के बीच का एंगल उस इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन के इक्वल होता है। तो ये जो नॉर्मल N1 है वो इस इंक्लाइन प्लेन पर है नॉर्मल, तो इसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। तो इस N1 और वर्टिकल के बीच का एंगल 30 डिग्री यानी इंक्लिनेशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब एक फोर्स लग रहा है N2, तो जो N2 है वो कहीं इधर लग रहा होगा। अब N2 और वर्टिकल के बीच का जो एंगल है ये हम लोग बता सकते हैं कि ये 45 डिग्री होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रॉड है, रॉड पर ये नॉर्मल है N2 और रॉड का इंक्लिनेशन कितना है 45। तो रॉड पर जो नॉर्मल है और जो वर्टिकल है उनके बीच का एंगल इस रॉड के इंक्लिनेशन यानी 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये 2 फोर्सेज हो गए, और जो थर्ड फोर्स है उसका वेट 10G, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10G के बदले में 100 न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे, है ना। तो N1 का कंपोनेंट इधर आएगा, N1 sin 30, और ऊपर आएगा N1 cos 30। N2 का कंपोनेंट इधर आएगा, N2 sin 45, और नीचे आएगा N2 cos 45, ठीक। अब सोल्व करेंगे। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इन y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो सिग्मा Fy 0 करना हो तो y डायरेक्शन में जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे भी होना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे N1 cos 30 और नीचे लिखेंगे 100 प्लस N2 cos 45, यानी N1 √3/2 इज इक्वल टू 100 प्लस N2/√2। एक इक्वेशन यहाँ से आया। उसी तरह से अगर x डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स 0 करें तो इधर देखेंगे कि आएगा राइट डायरेक्शन में फोर्स है N2 sin 45 और लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है N1 sin 30। ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो लिखेंगे N2/√2 इज इक्वल टू N1/2। ये सेकेंड इक्वेशन आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि यहाँ से N2/√2 का वैल्यू निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो N1 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, √3 N1/2 इज इक्वल टू 100, N2/√2 को रखेंगे N1/2 प्लस N1/2। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि N1 जो आएगा, N1 का वैल्यू लिखेंगे √3 - 1/2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से N1 का जो वैल्यू आया वो लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू 100 × 2 डिवाइडेड बाई √3 - 1, यानी 200
डिवाइडेड बाई √3 - 1 न्यूटन। ये एक नॉर्मल आ गया। अच्छा, इस नॉर्मल का वैल्यू अगर इक्वेशन में रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में, तो n2 का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे सेकेंड इक्वेशन है, इसमें n1 का वैल्यू रख देंगे तो n2 निकल जाएगा। तो सेकेंड वाला इक्वेशन पहले लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है n2/√2 इज इक्वल टू n1/2। ठीक है, तो n1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये आएगा 100/√3 - 1, यानी n2 हो गया 100√2/√3 - 1। तो इस तरह से दोनों नॉर्मल का वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक ब्लॉक है 2 kg का, जिसको कि किसी स्ट्रिंग से अटैच किया गया है। बीच में एक ज्वाइंट है ना। अगर हो सकता है कि एक ही स्ट्रिंग हो, ये वाला स्ट्रिंग, और ये हो सकता है कि एक ही हो, लेकिन बीच में ज्वाइंट आ जाने से क्या होता है कि दोनों में जो टेंशन है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों जो है डिफरेंट स्ट्रिंग हैं। क्वेश्चन में ये वाला एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री। हमें पता करना है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है ना, और 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो तीनों में टेंशन हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो पहला क्या करेंगे, पहले इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम देखते हैं। बाई इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है जो कि 2 kg का है, तो इस पर नीचे की तरफ 2g यानी कि वेट के इक्वल एक फोर्स लगेगा, है ना। और ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन, अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1, इसमें है T2 और इसमें है T3, है ना। तो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ जो टेंशन आएगा वो आएगा T1। ठीक, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स T1 और नीचे की तरफ 2g इक्वल होगा, यानी 20 न्यूटन होगा। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम देखेंगे। बाई इक्विलिब्रियम ऑफ ज्वाइंट, तो उसका इक्विलिब्रियम बनाएंगे। तो देखेंगे कि एक पॉइंट है, उस ज्वाइंट पर 3 तरह के टेंशन लग रहे होंगे। इधर लग रहा होगा T2, इधर लग रहा होगा T3 और इधर लग रहा होगा T1। तो ये इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखते हैं। नीचे की तरफ लग रहा है T1, जिसका की वैल्यू 20 न्यूटन आया है अभी, है ना। और 2 टेंशन है, एक T2 है इधर लग रहा है, एक T2 लग रहा है इधर, और एक T3 लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इनको भी दिखाते हैं। इधर दिखाएंगे T2 और इधर दिखाते हैं T3, है ना। तो ये टेंशन हो गया, और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री दिखाया गया है। अगर हम लोग y एक्सिस ऐसे सिलेक्ट कर लें वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर x एक्सिस सिलेक्ट कर लें, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी 60 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग x और y एक्सिस पहले चूज कर लेते हैं। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस,
और ये हो गया 60। तो अब T2 को हमें रिजोल्व करना पड़ेगा, जो कि x और y एक्सिस के पैरेलल नहीं है। बाकी T3 x एक्सिस के पैरेलल है, T2 जो है y एक्सिस के पैरेलल है। तो इधर आएगा T2 cos 60 और इधर आएगा T2 sin 60। ठीक, तो एट इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ जो फोर्स है T2 sin 60 और नीचे की तरफ फोर्स है T1 जो कि 20 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो T2 होगा, T2 sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना, √3/2 इज इक्वल टू 20, यानी T2 जो होगा ये हो जाएगा 40/√3 न्यूटन। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने देख लिया। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T2 cos 60 और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T3। तो T2 का वैल्यू रख देंगे 40/√3 जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। और cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ से T3 का वैल्यू आ जाएगा जो कि आ रहा है 20/√3 न्यूटन। तो इस तरह से तीनों स्ट्रिंग में टेंशन हमने निकाला। T1 आया 20 न्यूटन, T2 आया 40/√3 न्यूटन और T3 आया 20/√3 न्यूटन।